नमस्कार मित्रों। तो आज अपन अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ऊतक टिश्यू। ये अपने सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, ऊतक या टिश्यू। और ऊतक या टिश्यू की बात करें तो ऊतक या टिश्यू जो है इसके बारे में हमें सबसे पहले तो बेसिक जानना होगा कि अगर जो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर विद्यार्थियों कोशिका शेल, और जो कोशिका से ही किसका निर्माण होता है? ऊतक का। ऊतक से निर्माण होता है ऊतक तंत्र का, टिश्यू सिस्टम का। ऊतक तंत्र से बनता है अंग और अंग से बनता है शरीर, या मैं इसको कह सकता हूं सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, और ऑर्गन से सीधा प्लांट बॉडी बन जाता है, पादप शरीर बन जाता है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि विद्यार्थियों कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? ऊतक का। तो जो कोशिकाओं का जो समूह है वो कोशिकाओं का समूह आपस के अंदर मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है? ऊतक का निर्माण करता है। ऐसा कैसा सिस्टम एनिमल्स में भी होता है, थोड़ा सा माइनर अंतर पाया जाता है। एनिमल्स में भी जो जंतुओं के शरीर की बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है? कोशिका। ये कोशिका सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई होती है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। इस कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से किसका विकास होता है? शरीर का। तो आपने क्या देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है, यहां पर आप देखना दोनों में कि एनिमल्स में अंग तंत्र पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जबकि प्लांट्स में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। लेकिन प्लांट्स में क्या पाया जाता है? ऊतक तंत्र पाया जाता है, टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। लेकिन चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, कि दोनों में आप क्या देखोगे कि कोशिकाएं ही किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक या टिश्यू जो है इसका निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। तो ऊतक या टिश्यू का निर्माण कोशिका से होता है। तो फिर बात आती है कि ऊतक की परिभाषा क्या होगी। तो ऊतक की परिभाषा की बात करें तो ऊतक की परिभाषा होगी कोशिकाओं का समूह जो होता है, जब सेल्स आपस में मिलकर के एक ग्रुप बनाती है, कोशिकाओं का समूह जो होता है वो किसका निर्माण करता है? वो ऊतक का क्या करता है? निर्माण करता है। तो परिभाषा क्या होगा? जो कोशिकाओं का ऐसा समूह, इसकी परिभाषा होगी कोशिकाओं का ऐसा समूह, मतलब विद्यार्थियों सेल्स का ग्रुप, कोशिकाओं का ऐसा समूह। अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, ओरिजिन, उनकी संरचना और विद्यार्थियों कार्य समान हो, तो उस समूह को ऊतक कहा जाता है। आपसे पूछे ऊतक की परिभाषा क्या है, तो मैंने परिभाषा क्या लिखा है? कोशिकाओं का ऐसा समूह, मतलब कोशिकाओं का समूह ही मिलकर क्या करता है? ऊतक का निर्माण करता है। अब ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन उस समूह की उत्पत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उस समूह की संरचना समान होनी चाहिए, और उस समूह का जो कार्य भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब जो समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह, या जो समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, या समान स्ट्रक्चर वाली कोशिकाओं का समूह जो है वो आपस में मिलकर क्या करता है? ऊतक का निर्माण करता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ज्ञान रखना है कि कोशिकाओं के समूह की उत्पत्ति तो सदैव ही समान होगी। वे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो वो ऊतक का क्या करती है? निर्माण करती है। लेकिन इनकी संरचना और कार्य के अंदर जो थोड़ा बहुत क्या पाया जा सकता है, कभी कभार अंतर पाया जा सकता है, हमेशा नहीं। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, ये तो 100% सत्य है। हाँ,
इनकी जो संरचना के अंदर, कार्य के अंदर माइनर क्या पाया जा सकता है, अंतर पाया जा सकता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से एक भ्रूण का स्तर होता है मेसोडर्म, और जो मेसोडर्म से जो उत्पत्ति होती है उस ऊतक का नाम होता है संयोजी ऊतक। तो विद्यार्थियों, कोई सा भी संयोजी ऊतक हो, कनेक्टिव टिश्यू हो, उनकी उत्पत्ति सदैव भ्रूण के किस स्तर से होगी, मेसोडर्म से होगी। तो उत्पत्ति समान है, उत्पत्ति किससे हो रही है, मेसोडर्म से हो रही है। लेकिन मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें संरचना और कार्य में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। विद्यार्थियों, इसी संयोजी ऊतक का एक उदाहरण आता है जिसका नाम है कंकालीय संयोजी ऊतक। क्या नाम बेटा, कंकालीय संयोजी ऊतक। और कंकालीय संयोजी ऊतक की उत्पत्ति भी किससे होती है, मेसोडर्म से। लेकिन जो कंकालीय संयोजी ऊतक है उसका उदाहरण है अस्थि, बोन्स। और अस्थि जो होती है ये संरचना में कैसी होती है, अस्थि संरचना में कठोर होती है। अस्थियां जो होती है वो स्ट्रक्चर के अंदर कठोर होती है और शरीर को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। लेकिन अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। उसी प्रकार से एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है जिसका नाम है तरल संयोजी ऊतक। और जो विद्यार्थियों, तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त, ब्लड। उदाहरण कौन है बेटा, ब्लड या रक्त। और जो रक्त होता है ये विद्यार्थियों कोमल होता है। तो मैंने क्या बताया कि हालांकि परिभाषा इसकी सही है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और क्या समान हो, कार्य समान हो, उसको ऊतक कहा जाता है। लेकिन उत्पत्ति तो सदैव ही समान होगी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, विश्वव्यापी सत्य है। चाहे कोई सा भी संयोजी ऊतक हो, चाहे कंकालीय संयोजी ऊतक हो या जो तरल संयोजी ऊतक हो, लेकिन इनकी संरचना भिन्न हो सकती है। अस्थि कठोर होती है, रक्त कोमल होता है। इनका जो कार्य भिन्न हो सकता है। अस्थि जो होती है वो हमारे शरीर को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है या शरीर के स्केलेटन का निर्माण करती है, शरीर के विद्यार्थियों कंकाल का निर्माण करती है। और रक्त जो होता है, रक्त के द्वारा पदार्थों का परिवहन किया जाता है। तो ज्ञान क्या रखना है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति तो सदैव क्या होगी, समान होगी, लेकिन संरचना और कार्य के अंदर कभी कभार माइनर अंतर पाया जा सकता है। तो जो समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। विद्यार्थियों, समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, या समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जब मैंने क्या लिखा, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जो होता है वो मिलकर किसका निर्माण करता है, ऊतक का करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिकाओं के समूह की उत्पत्ति समान होगी, इनकी संरचना समान होगी और इनका जो कार्य क्या होगा, समान होगा। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है औतिकी, हिस्टोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उसको औतिकी या क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो आपको यहां से एक बात विशेष रूप से ज्ञान रखनी है कि ऊतक के बारे में कुछ और अपन चर्चा करते हैं। और वो अपन चर्चा ये करते हैं कि ऊतक शब्द का प्रयोग किन वैज्ञानिकों ने किया। तो ऊतक शब्द का प्रयोग विद्यार्थियों पादपों के लिए तो जिन महोदय ने किया था उनका नाम था एनग्र्यू। एनग्र्यू नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले विद्यार्थियों मैं बात करूंगा जो प्लांट टिश्यू शब्द का प्रयोग, या विद्यार्थियों पादप ऊतक जो शब्द है वो किस व्यक्ति ने दिया था, एनग्र्यू ने। या टिश्यू का प्रयोग प्लांट्स के लिए किसने किया था, एनग्र्यू ने। और जंतुओं के लिए, एनिमल्स के लिए इस शब्द का प्रयोग जिन्होंने किया था उनका नाम था बाइचेट। तो ज्ञान रखना है, जो पादपों के लिए ऊतक शब्द का प्रयोग किन्होंने किया, एनग्र्यू ने किया। और जंतुओं के लिए ऊतक शब्द का प्रयोग किया था, उन महोदय का नाम क्या था, बाइचेट। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, औतिकी।
और इस ब्रांच की, इस ओती की शाखा की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी उनका नाम था मार्सेलो मेलपिगी। साइंस के अंदर यार बहुत प्रकार की ब्रांचेज होती है, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जीनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो साइंस में अलग से हिस्टोलॉजी ब्रांच की या ओती की शाखा की स्थापना जिन महोदय ने की थी उनका नाम क्या था? मार्सेलो मेलपिगी। और ओतिकी के जनक कहा जाता है बाइचेट को। जो ओतिकी है, ओतिकी के जनक किनको कहा जाता है? बाइचेट को। और ओतिकी शब्द किन्होंने प्रयुक्त किया था? उन व्यक्ति का नाम था मायर। मायर नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम ओतिकी शब्द का क्या किया था? इस्तेमाल किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तक शब्द का प्रयोग जानते हो पादपों के लिए किन्होंने किया? एनग्र्यू ने। उत्तक शब्द का प्रयोग जंतुओं के लिए किया था जो बाइचेट ने। और ओती की शाखा की स्थापना मार्सेलो मेलपिगी ने की थी। उत्तक के जनक कहा जाता है बाइचेट को। और ओती की शब्द जो है ये किन्होंने दी थी? ये जिन व्यक्ति ने दिया था उनका नाम था मायर। क्या नाम था? मायर। अब अपन इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो आपने क्या देखा? उत्तक जो होता है उस उत्तक के अंदर जो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना कार्य और क्या हो? उत्पत्ति समान हो, उसको उत्तक कहते हैं। उत्तक या टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? दो प्रकार के। इस बात को समझना। पहला जो प्रकार होता है उसका नाम होता है पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू। और जो दूसरा प्रकार होता है उसका नाम होता है जंतु उत्तक या एनिमल टिश्यू। जो पहला उत्तक को हम दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक का नाम है पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू, और एक का नाम है जंतु उत्तक। जो विद्यार्थियों पादप उत्तक है, यहां हम पादप उत्तक को दो भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। और पादप उत्तक का जो पहला प्रकार है उसका नाम है विभज्योतकी उत्तक या मेरिस्टेमिक टिश्यू। क्या नाम है? विभज्योतकी उत्तक या मेरिस्टेमिक टिश्यू। और पादप उत्तक का जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है स्थायी उत्तक या विद्यार्थियों परमानेंट टिश्यू या परमानेंट टिश्यू। अब यहां पर विभज्योतकी उत्तक की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है विभज्योतकी उत्तक, मेरिस्टेमिक टिश्यू। और विभज्योतकी उत्तक जो होता है इसकी क्या खासियत है? ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। बात ध्यान रखना बेटा। विभज्योतकी उत्तक का क्या परिभाषा होगी? ऐसा उत्तक जिसमें किसकी क्षमता पाई जाती है? विभाजन की। विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं और विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। तो विभज्योतकी उत्तक मतलब ऐसा उत्तक जिसमें किसकी क्षमता हो? विभाजन की क्या पाई जाती है? क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। और विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाएं जो होती है वो कोशिकाएं अविभेदित होती है। ये ध्यान रखना। जो अनडिफरेंशिएटेड होती है या अविभेदित कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में प्रारंभ में विभेदन नहीं पाया जाता है। शुरुआत में जब विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? विभेदन नहीं पाया जाता है। और विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाएं जो होती हैं ये अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं। हालांकि विभज्योतकी उत्तक में विभाजन जब होगा तो विभाजन के फलस्वरूप उनमें विभेदन का गुण उत्पन्न हो जाता है। वो कैसे होता है? विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होगी तो स्थायी उत्तकों का निर्माण होगा। और स्थायी उत्तकों का निर्माण होगा तो उनमें विभेदन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाओं की या विभज्योतकी उत्तक की क्या परिभाषा होगी? ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इस उत्तक की कोशिकाएं अविभेदित होती है और अविभेदित के साथ में अपरिपक्व होती है। जो अगला प्रकार आता है जिसका नाम है स्थायी उत्तक। और स्थायी उत्तक की क्या परिभाषा है? कि ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है या ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता, एक शब्द लिखूंगा मैं स्थायी या अस्थायी रूप से, ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता, आगे लिखूंगा स्थायी
या अस्थायी रूप से नहीं पाई जाती है या समाप्त हो जाती है। स्थायी या अस्थायी रूप से नहीं पाई जाती है। कि गुरुजी आप इतनी लंबी लाइन क्यों लिखी आपने कि ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से नहीं पाई जाती। आप यहां पर सीधा ही लिख देते ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, बिल्कुल लिख सकते थे। लेकिन कभी कभार मित्रों स्थायी ऊतक जो होता है इसकी कुछ कोशिकाओं के अंदर विभाजन का गुण पुनः उत्पन्न हो जाता है। स्थायी ऊतक कोशिका में विभाजन नहीं होता, लेकिन कभी कभार स्थायी ऊतक की कुछ कोशिकाओं में कुछ सेल्स में पुनः विभाजन का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैंने क्या लिखा, अस्थायी रूप से नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना है ऊतक के दो प्रकार होते हैं, एक पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक। पादप ऊतक के भी दो प्रकार हैं, विभज्योत ऊतक और कौन सा ऊतक, स्थायी ऊतक। विभज्योत ऊतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। विभज्योत ऊतक की कोशिकाएं अविभेदित होती है, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभेदित होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, विभेदित। विभज्योत ऊतक की कोशिकाएं अपरिपक्व होती है और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं परिपक्व होती है। अब इनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से नहीं पाई जाती। क्या कारण है, इसका कारण है कि स्थायी ऊतक की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो G1 से G0 प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं G1 से किस में चली जाती हैं, G0 प्रावस्था के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। सेल साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि एक सिस्टम होता है, सबसे पहले जो अवस्था होती है वो होती है G1 या प्रथम वर्धी प्रावस्था। G1 से सेल्स प्रवेश करती है S में, S से सेल्स प्रवेश करती है G2 में और G2 से सेल्स किस प्रावस्था में प्रवेश करती है, M में। और जो M प्रावस्था है, इस M प्रावस्था को ही विभाजन की अवस्था कहते हैं। अर्थात कोशिका में विभाजन कब होगा, जब वो किस में आएगी, M फेज में आएगी, M अवस्था में आएगी। जब तक M अवस्था में नहीं आएगी विभाजन नहीं होगा। M में तब आएगी जब G2 में आएगी और G2 में तब आएगी जब S में आएगी। अब कभी कभार क्या होता है कि स्थायी ऊतक की कोशिकाएं G1 से जानी तो किस में थी, S में, लेकिन G1 से S में जाने की बजाय किस में चली जाती है, G0 प्रावस्था में चली जाती है। तो स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो G1 से S में जानी थी, लेकिन ये अपने आप को कोशिका चक्र से बाहर कर लेती है, रेस्टिंग फेज में चली जाती है, विश्रांति प्रावस्था में चली जाती है और ये अपने आप को कोशिका चक्र से बाहर कर लेती है। इसलिए उनमें विभाजन का गुण क्या हो जाता है, समाप्त। क्योंकि वो G1 से S में नहीं गई, किस में चली गई, G0 में। S में जाती तो किस में जाती, G2 में। G2 में जाती तो किस में जाती, M में। और M में जाती तब क्या होता, विभाजन होता। लेकिन एक लाइन लिखा है अस्थायी रूप से। अब उनमें से जो कुछ कोशिकाएं जो है वो G0 से वापिस किस में चली जाती है, S में। कुछ सेल, सब नहीं। और S में जाएगी तो फिर G2 में, G2 में जाएगी तो फिर किस में, M में, और M में जाएगी तो क्या होगा, विभाजन होगा। तो हमने बात की ऊतक। ऊतक होता है कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और क्या समान हो, कार्य समान हो। ऊतक के दो प्रकार होते हैं, पहला पादप ऊतक, दूसरा कौन सा, जंतु ऊतक। पादप ऊतक का पहला प्रकार है विभज्योत की ऊतक और दूसरा प्रकार है स्थायी ऊतक। विभज्योत की ऊतक में विभाजन की क्षमता, स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अब इस विभाजन को और आगे बढ़ाएं। पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू, और ये पादप ऊतक में आपने देखा कि दो प्रकार होते हैं, और एक जो प्रकार है इस प्रकार का नाम क्या है, विभज्योत की ऊतक या मेरिस्टेमिक टिश्यू। क्या नाम है, विभज्योत की ऊतक। और जो दूसरा प्रकार है उसका नाम क्या है, स्थायी ऊतक। और विभज्योत की ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। अब इस विभज्योत की ऊतक को भी हम आगे जो फर्दर और इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और फर्दर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको और आगे जब विभाजन बढ़ाते हैं
तो पहला प्रकार आता है उत्पत्ति व विकास के आधार पर। विभज्योत की ऊतक का वर्गीकरण किसके आधार पर आता है? उत्पत्ति व विकास के आधार पर। और उत्पत्ति व विकास के आधार पर विभज्योत की ऊतक का पहला प्रकार होता है जो प्राक विभज्योतक। क्या नाम होता है? प्राक विभज्योतक या प्रोमेरिस्टेम। और ये जब भ्रूणीय अवस्था में बनने वाला ऊतक होता है प्राक विभज्योतक। इसमें प्रांकुर और मूलांकुर पाए जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं प्रांकुर से पर्रो या शूट का विकास होता है और मूलांकुर से मूल या रूट का क्या होता है? विकास होता है। जो प्राक विभज्योतक है ये आगे जाकर निर्माण करता है प्राथमिक विभज्योत की ऊतक का। प्राथमिक विभज्योत की ऊतक या प्राइमरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। और एक और प्रकार होता है वो होता है द्वितीयक विभज्योत की ऊतक। ये आउटलाइन है बेटा, ये विभज्योत की ऊतक के वर्गीकरण की आउटलाइन है कि इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या विशेषता और प्रकार का आधार क्या है, बेस क्या है। तो विभज्योत की ऊतक मतलब जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। इस ऊतक की कोशिका विद्यार्थियों अविभेदित होती है। और पहला प्रकार जो हमने वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है? उत्पत्ति व विकास के आधार पर हमने इसको क्या है? बांटा है। नंबर 2 पर जो इसका प्रकार है वो है स्थिति के आधार पर। वर्गीकरण किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर। और एक्चुअल में अपने रीट L2 में जो प्रश्न है, क्योंकि अपने 9-10 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जटिलता का स्तर उच्च माध्यमिक होता है और 9-10 में वो प्रकार ज्यादा क्लासिफाई नहीं किए हुए हैं। किसके आधार पर बताया गया? केवल स्थिति के आधार पर। और हमसे क्वेश्चन भी ज्यादातर स्थिति के आधार पर ही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों ज्यादा डिटेल में तो ग्रेड फर्स्ट वगैरह में आता है। स्थिति के आधार पर बात करें तो पहला प्रकार होता है शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक या एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू। पहले प्रकार का नाम क्या है? शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक। ये नाम से ही पता चल रहा, शीर्षस्थ अर्थात ऐसा ऊतक जो जड़ व तने के शीर्ष पर पाया जाता है। ऐसा ऊतक जो जड़ व तने के काम पर पाया जाता है, शीर्ष पर, सबसे ऊपर वाले भाग में जो ग्रोविंग रीजन होता है, जहां पर विभाजन होता रहता है। तो जड़ व तने के शीर्ष पर जो होता है वो शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक। विद्यार्थियों दूसरा प्रकार होता है जो पार्श्व विभज्योत की ऊतक या विद्यार्थियों लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू। और पार्श्व विभज्योत की ऊतक जो होता है वो विद्यार्थियों साइड में पाया जाता है। जैसे मेरी बात करूं, मेरे को एक प्लांट बनूं तो यहां पर जो होगा शीर्ष पर वो शीर्ष, और यहां साइड में जो होगा, अभी मैं चित्र के द्वारा समझाऊंगा, उसको कहा जाता है पार्श्व विभज्योत की ऊतक। पार्श्व का मतलब साइड में या जो विद्यार्थियों परिधि पर पाया जाता है। तो जो जड़ व तने के शीर्ष पर पाया जाता है उसका नाम है शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक। और शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक कोशिकाएं विभाजन करेगी तो पादप की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। पार्श्व विभज्योत की ऊतक की कोशिकाएं जब विभाजन करेगी, इस प्रकार साइड में विभाजन होगा तो पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। और पादप की मोटाई में वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? पार्श्व विभज्योत की ऊतक। और इसका उदाहरण होती है कैम्बियम। कैम्बियम के कारण ही द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और द्वितीयक वृद्धि केवल द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। और एक इसका और प्रकार होता है वो होता है अंतर्वेशी विभज्योत की ऊतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। एक और प्रकार उसका नाम क्या है? अंतर्वेशी विभज्योत की ऊतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू, जो नोड एंड इंटर नोड्स पर पाया जाता है, पर्व और पर्व संधियों के ऊपर पाया जाता है, जिसके कारण विद्यार्थियों पर्व की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। डायग्राम से समझाया जाएगा। तो विभज्योत की ऊतक का पहला प्रकार था वो क्या है? उत्पत्ति व विकास के आधार पर 3 प्रकार, एक प्राक विभज्योतक, एक प्राथमिक विभज्योत की ऊतक, एक द्वितीयक विभज्योत की ऊतक। स्थिति के आधार पर शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू पाया जाता है। इसके बाद में आता है कार्य के आधार पर।
किसके आधार पर विद्यार्थियों? कार्य के आधार पर जो विभज्योत की उत्तक है उसका क्या वर्गीकरण है। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, कार्य के आधार पर अपन विभज्योत की उत्तक का वर्गीकरण देखें तो सबसे पहला प्रकार होता है अधित्वक या प्रोटोडर्म। अधित्वक या प्रोटोडर्म, पहले जो प्रकार उस प्रकार का नाम क्या है? अधित्वक या प्रोटोडर्म। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है प्रोकेम्बियम। क्या नाम है बेटा? प्रोकेम्बियम। और प्रोकेम्बियम जो होता है, केम्बियम को हिंदी में कहते हैं एधा, तो हिंदी में नाम होता है प्राक एधा या प्रोकेम्बियम, जो आगे चलकर जो केम्बियम का निर्माण करता है और जो केम्बियम के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और उसके बाद में एक और प्रकार होता है जिसका नाम होता है भरण विभज्योत की उत्तक या ग्राउंड मेरिस्टेमिक टिश्यू। भरण विभज्योत की उत्तक को हम कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेमिक टिश्यू। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों कार्य के आधार पर विभज्योत की उत्तक का वर्गीकरण है। सबसे पहला उत्पत्ति व विकास के आधार पर, स्थिति के आधार पर, और अगला जो प्रकार है वो किसके आधार पर है? कार्य के आधार पर। सबसे पहले प्रकार प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होता है वो कार्य के आधार पर क्या होता है? प्रकार होता है। अब इसके बाद में इसका जो सबसे लास्ट प्रकार है विभज्योत की उत्तक का, वो है विभाजन के तल के आधार पर। तो जो विभाजन का तल क्या है, हमारे पास जगह कम बची है, इसमें जो विभाजन के तल के आधार पर इसका क्या पाया जाता है? लास्ट वर्गीकरण पाया जाता है। और विभाजन के तल के आधार पर पहला प्रकार है स्थूल, ये दूसरा प्रकार है पट्टिका या प्लेट। सबको दिख रहा है? नहीं, मैं थोड़ा साइड में कर दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहले का नाम क्या है? स्थूल, मास मेरिस्टेमिक टिश्यू, दूसरा पट्टिका और तीसरा पट्टी रिब मेरिस्टेमिक टिश्यू। सबसे पहले मास मेरिस्टेमिक टिश्यू, प्लेट मेरिस्टेमिक टिश्यू और रिब मेरिस्टेमिक टिश्यू। तो ये विभज्योत की उत्तक का वर्गीकरण था। विभज्योत की उत्तक का हमने वर्गीकरण जो कितने भागों में किया? 4 भागों में। सबसे पहला उत्पत्ति और विकास के आधार पर, प्राक विभज्योतक से प्राथमिक विभज्योत की उत्तक, प्राथमिक से द्वितीयक विभज्योत की उत्तक, स्थिति के आधार पर शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वैसी, कार्य के आधार पर प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेमिक टिश्यू, और विभाजन के आधार पर स्थूल, मास, प्लेट एंड रिब मेरिस्टेमिक टिश्यू। इस प्रकार से हम विभज्योत की उत्तक जो है, इस विभज्योत की उत्तक का क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको आसानी से दिख रहा है, आप आराम से घर पे बैठ करके इसको क्या कर सकते हो? उतार सकते हो। ये आउटलाइन थी। अब इसके बारे में अपन और डिटेल से पढ़ेंगे एक एक के बारे में। जो सबसे पहले मैंने प्रस्तुत की है वो क्या है? आउटलाइन है इसकी। अब आता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक मतलब वह उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, या स्थायी या अस्थायी रूप से विभाजन का गुण समाप्त हो जाता है। और विभज्योत की उत्तक की कोशिकाएं जो विभाजन करती है, तो विभाजन के फलस्वरूप ही स्थायी उत्तक का क्या होता है? निर्माण होता है। स्थायी उत्तक के 2 प्रकार हैं। जो सबसे पहला प्रकार है उसका नाम है सरल स्थायी उत्तक। और जो सरल स्थायी उत्तक में कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है। और जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है जटिल स्थायी उत्तक, या जो सिंपल या परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो स्थायी उत्तक को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सरल स्थायी उत्तक और एक कौन सा? जटिल स्थायी उत्तक। जो सरल स्थायी उत्तक है इसके विद्यार्थियों 3 प्रकार है। जो सबसे पहला प्रकार है उसका नाम है पेरेनकाइमा। जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। और जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है कोलेनकाइमा। सरल स्थायी उत्तक के 3 प्रकार है, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। और जो जटिल स्थायी उत्तक है, जटिल स्थायी उत्तक के 2 प्रकार है। बेटा एक का नाम है जाइलम
और एक का नाम है फ्लोएम। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। जो पहला जाइलम है, हिंदी में कहते हैं दारू, इसको हिंदी में कहते हैं पोषवाहा। जो पहला प्रकार लिखा मैंने जाइलम, सभी लोगों ने जाइलम के बारे में सुन रखा होगा कि यह जाइलम जो होता है ये विद्यार्थियों जड़ों द्वारा अवशोषित जल को कहां तक पहुंचाने का कार्य करता है, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे मैं आप लोगों के सामने इसको समझाऊं जाइलम को, तो जैसे ये जड़ है और ये पत्तियां हैं, तो आप जो सभी लोग जानते हैं जो जड़ होती है, इस जड़ का काम क्या होता है, जड़ के द्वारा जल और खनिज लवणों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि विद्यार्थियों जड़ों के द्वारा जल और मिनरल्स का क्या किया जाता है, अवशोषण। अब बात आती है कि जड़ों का ऐसा कौन सा भाग है जो जल का अवशोषण करता है, उस भाग का नाम होता है मूल रोम, जो जब परिपक्वन क्षेत्र में पाया जाता है। और विद्यार्थियों यहां पर जो ये जड़ का भाग है मूल रोम, इसके द्वारा किस जल का अवशोषण किया जाता है, उस जल का नाम होता है केशिकीय जल। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जड़ों के अंदर मूल रोम पाए जाते हैं परिपक्वन क्षेत्र में, जो केशिकीय जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। और जो केशिकीय जल ही विद्यार्थियों पादपों के लिए उपयोगी होता है। और वह जल जो विद्यार्थियों पादपों के लिए उपयोगी होता है उसको कहा जाता है केशार्ड। क्या कहते हैं बेटा जी, यह केशार्ड कहा जाता है। तो यहां पर जड़ों द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण। अब यहां पर जड़ों ने जिस जल का अवशोषण किया है, इस जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य, इस जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जो उत्तक करता है, उस उत्तक का नाम होता है जाइलम उत्तक। क्या नाम होता है, जाइलम उत्तक। यार यह नाम से ही पता चल रहा है, जाइलम उत्तक। अब आपको ध्यान रखना है कि जाइलम में जड़ से बेटा कौन जाएगा, जल। और जड़ से जल कहां तक जाएगा, जड़ से जल जाएगा पर्ण तक, लीफ तक, पत्तियों तक। और जड़ों से जल को पत्तियों तक ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। जे का खजाना है इसमें, जैसे जड़ जैसे जल जैसे जाइलम। और जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक ले जाने का कार्य कौन करता है, जाइलम। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो पत्तियां होती है, ये पत्तियां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जो विद्यार्थियों पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के विभिन्न भागों में, यहां पत्तियों में जो भोजन बना है, इस भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है, वो उत्तक कौन सा होता है, फ्लोएम उत्तक। ठीक बात। क्या देखा आपने कि विद्यार्थियों जड़ों के द्वारा अवशोषित किए गए जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, उस उत्तक का नाम होता है जाइलम। और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो उत्तक कार्य करता है, उस उत्तक का नाम क्या होता है, फ्लोएम होता है। उसका नाम क्या होता है, फ्लोएम। अब देखिएगा, अब जो ये जातियों जाइलम है, इस जाइलम के अलग अलग प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार है वाहिकाएं। क्योंकि जब जल जड़ों से पत्तियों तक जाएगा तो ले जाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर तो चाहिए, कुछ नलिकाकार संरचनाएं होती है जो जल को जड़ों से पत्तियों तक ले जाती है। वो नलिकाकार संरचनाओं में पहले का नाम है वाहिकाएं, दूसरे का नाम वाहिनिकाएं, कि तीसरे का नाम जाइलम पेरेन्काइमा, और जो चौथे का नाम है जाइलम फाइबर या जाइलम रेशे। जाइलम फाइबर या जाइलम रेशे। हमेशा याद रखना फाइबर सदैव मृत होते हैं,
ध्यान क्या रखोगे, फाइबर्स रेसे सदैव क्या होते हैं, मृत होते हैं। इनके बारे में आपको लिखाऊंगा कि जाइलम का एकमात्र कौन सा भाग है जो मृत है। उन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा डिटेल से करेंगे। भी आउटलाइन पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और जो फ्लोएम है, इस फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं। पहले का नाम होता है विद्यार्थी चालनी नलिका या सीव ट्यूब्स। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि यह चालनी नलिका के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, परिपक्व चालनी नलिका और स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी होती है, वापिस बोल रहा हूं, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी और सीव ट्यूब्स या विद्यार्थियों चालनी नलिका में केंद्रक का अभाव होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो फिर इसका नाम चालनी नलिका क्यों पड़ा, सब समझूंगा। तो फिर उस स्थिति के अंदर एक और कोशिका होती है, सह कोशिका, कंपेनियन सेल्स। और विद्यार्थियों चालनी नलिका के ऊपर नियंत्रण करने का काम कौन करती है, सह कोशिका का केंद्रक। अगला भाग होता है फ्लोएम, वही जो पेरेन्काइमा या मर्दूत की, और लास्ट होता है फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम रेशे। तो इस प्रकार से स्थायी ऊतक हम जानते हैं कि ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन का गुण नहीं पाया जाता। स्थायी ऊतक को 2 भागों मानते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक जो होता है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह पर। विद्यार्थियों जाइलम के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। इसलिए जटिल स्थायी ऊतक को हम संवहनी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहनी ऊतक या वेस्क्यूलर टिश्यू भी कहा जाता है। वेस्क्यूलर टिश्यू क्यों कहते हैं, संवहनी, संवहनी में शब्द आ रहा वहन, और वहन का मतलब होता है पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होना, स्थानांतरण होना। इसको संवहनी ऊतक भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि हमने स्थायी ऊतक का क्या किया, वर्गीकरण किया। अब एक बार इस पर नजर डालते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऊतक, ऊतक के 2 प्रकार, पादप ऊतक और कौन सा, जंतु ऊतक। पादप ऊतक की आउटलाइन पढ़ेंगे तो विभज्योत की ऊतक और कौन सा, स्थायी ऊतक। विभज्योत की ऊतक के 4 प्रकार हैं, उत्पत्ति विकास के आधार पर, स्थिति के आधार पर, जो कार्य के आधार पर, और विभाजन के तल के आधार पर। उसी प्रकार से जो स्थायी ऊतक है उसके 2 प्रकार है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। जो सरल स्थायी ऊतक के 3 प्रकार है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। जबकि जो जटिल स्थायी ऊतक है इसके विद्यार्थियों 2 प्रकार है, जाइलम और फ्लोएम। या जाइलम के 4 प्रकार हैं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जबकि फ्लोएम के भी 4 प्रकार है, चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। तो इस प्रकार से ये प्लांट टिश्यू की आउटलाइन थी, ये पादप ऊतक का वर्गीकरण था। जिस प्रकार से पादप ऊतक होता है उसी प्रकार से जंतु ऊतक भी पाया जाता है, एनिमल टिश्यू भी पाया जाता है। और जंतु ऊतक के हम 4 प्रकार पढ़ते हैं। जो जंतु ऊतक है इसके कितने प्रकार पढ़ते हैं, 4। और जंतु ऊतक का जो पहला प्रकार है, इस प्रकार का नाम होता है उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू। उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू। उपकला ऊतक के बाद में जो अगला प्रकार है उसका नाम है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। और संयोजी ऊतक के बाद में जो इसका तीसरा प्रकार है उसका नाम है पेशीय ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यू। और पेशीय ऊतक के बाद में नंबर 4 जो प्रकार है उसका नाम है तंत्रिका ऊतक।
जो आती है नर्वस टिश्यू। और बेटा चौथा प्रकार है, उसका नाम क्या है? तंत्रिका ऊतक। इस प्रकार से जंतु ऊतक को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों। तो जिस प्रकार से हमने जो पादप ऊतक की आउटलाइन पढ़ी थी, उसका वर्गीकरण पढ़ा था, वैसे जंतु ऊतक की जो प्राइमरी जानकारी लेते हैं, यहां पर प्राइमरी इंट्रोडक्शन करते हैं कि उपकला ऊतक क्या होता है, संयोजी ऊतक क्या होता है, पेशीय ऊतक क्या होता है, तंत्रिका ऊतक क्या होता है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन करने के बाद में फिर इनके बारे में डिटेल से अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। और उपकला ऊतक की जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन में आपको यह ज्ञान रखना है कि उपकला ऊतक जो होता है, जब भ्रूणीय परिवर्धन का मतलब होता है भ्रूण का जब विकास होता है, तो भ्रूणीय परिवर्धन के समय बनने वाला सबसे पहला ऊतक, भ्रूणीय परिवर्धन के समय बनने वाला सबसे पहला ऊतक, भ्रूणीय परिवर्धन के समय बनने वाला सबसे पहला ऊतक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भ्रूण का विकास होता है, शुक्राणु अंडाणु मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से मोरूला अवस्था बनती है, मोरूला अवस्था से ब्लास्टूला अवस्था बनती है जिसमें भ्रूण का रोपण होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है, और ब्लास्टूला अवस्था से गेस्ट्रूला अवस्था बनती है। और गेस्ट्रूला अवस्था में 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सबसे बाहर का स्तर कहलाता है एक्टोडर्म, मध्य का स्तर कहलाता है मेसोडर्म, और सबसे आंतरिक स्तर कहलाता है एंडोडर्म। तो जब भ्रूण का विकास होता है तो वह कौन सा ऊतक है जो सबसे पहले बनता है? एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट के समय सबसे पहले बनने वाले ऊतक का नाम क्या है? उपकला ऊतक। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यह जो शरीर के भार का 10% बनाता है। ये शरीर के भार का कितने प्रतिशत बनाता है? ये शरीर के भार का जो 10% हिस्सा जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? उपकला ऊतक से। नंबर 3 पर ज्ञान रखनी है कि उपकला ऊतक जो है इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो तीनों स्तरों से होती है। उपकला ऊतक की उत्पत्ति एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों जो स्तर होते हैं, इन तीनों स्तरों से उत्पत्ति किसकी होती है? उपकला ऊतक की। बाकी आप देखोगे जो पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्म से होगी, तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होगी, लेकिन ये एकमात्र ऐसा जंतु ऊतक है जिसका विकास एक्टोडर्म से भी होता है, मेसोडर्म से भी होता है और एंडोडर्म से भी होता है। तीनों जर्मिनल जो लेयर है, तीनों जो जनन स्तर है, उसके द्वारा उपकला ऊतक का क्या होता है? विकास। आपको ध्यान रखना है कि सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो होता है एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म से हमारे शरीर के बाहरी भाग बनते हैं। शरीर के क्या बनते हैं? बाहरी भाग। बाहरी भाग का मतलब है एक्टोडर्म जो इस तरह से जो बाल का निर्माण होता है, नाखून का निर्माण होता है, एपिडर्मिस लेयर का निर्माण होता है, तो ये ज्ञान रखना है। एक्टोडर्म के जो अंदर वाला स्तर होता है उसका नाम होता है मेसोडर्म, और जो मेसोडर्म से जो मध्य वाले भाग बनते हैं, जैसे रक्त है, जो रक्त परिसंचरण के जितने भी जो भाग हैं, हार्ट है, ब्लड है, शिरा है, धमनी है, इनका निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से। और जो सबसे आंतरिक स्तर है उसका नाम क्या है? एंडोडर्म, और इससे जो एलिमेंट्री कैनाल की लेयर बनती है एंडोडर्म से। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आप कैसे परीक्षा में पहचानोगे कि उपकला ऊतक है, क्योंकि वहां तो सीधा आपसे पूछा जाएगा, कोई एक स्ट्रक्चर का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा ऊतक है। तो ज्ञान रखना है कि एक तो उपकला ऊतक की उत्पत्ति आपने देखी एक्टोडर्म से होती है, मेसोडर्म से होती है, एंडोडर्म से होती है, शरीर के बाहर का 10% बनाता है, और भ्रूणीय परिवर्तन के समय बनने वाला सबसे पहला ऊतक होता है। आपको ज्ञान रखना है उपकला ऊतक कहां पाया जाता है? तो शरीर में जहां पर भी वाहिकाएं या नलिकाएं होती है,
वाहिकाएं नलिकाएं होती है वहां उपकला ऊतक होगा। आपको ऑप्शन पे ज्ञान देना है, ऑप्शन में शब्द आएगा वाहिकाएं या नलिकाएं। शुक्रवाहिनी, वाहिनी शब्द आया उपकला ऊतक। अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नाम आया, ट्यूब आया, ऊतक कौन सा होगा? उपकला ऊतक। अंडवाहिनी के अंदर पक्षमाप स्तरित उपकला ऊतक पाया जाता है। सीलिएटेड स्ट्रेफाइड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडवाहिनी में पक्षमाप उपकला ऊतक पाया जाता है, पक्षमाप स्तरित उपकला ऊतक पाया जाता है। तो ऑप्शन में ज्ञान रखना है, जहां पर भी वाहिकाएं हो, वेसल्स हो, नलिकाएं हो, ट्यूब्स हो, ट्यूबुल्स हो, वहां पर ऊतक कौन सा होगा? उपकला ऊतक। श्वास नली, नली शब्द आया, ऊतक कौन सा होगा? उपकला ऊतक होगा। उपकला ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो हमारे शरीर का बाह्य लेयर बनाता है, बाहर का स्तर बनाता है, और उपकला ऊतक ही एकमात्र ऐसा ऊतक होता है जो हमारे शरीर का बाह्य वातावरण से संपर्क स्थापित करता है। जैसे स्किन है, त्वचा है, इसके अलावा वाहिकाएं नलिकाओं के अलावा उपकला ऊतक इसमें पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। स्किन है, स्किन में उपकला ऊतक होगा, और स्किन ही बाह्य वातावरण से क्या करती है? संपर्क स्थापित करती है। बाह्य वातावरण में ठंड है, अभी बहुत ज्यादा ठंड का आपको पता कैसे चलेगा? त्वचा के द्वारा। तो त्वचा और त्वचा के जो रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्किन, और वाहिकाएं और नलिकाएं जो होती है, इनमें कौन सा ऊतक होता है? उपकला ऊतक। आराम से एक एक बात समझा रहा हूं बेटा आपको। उपकला ऊतक, वाहिकाएं नलिकाएं दिख जाए, और त्वचा के रूपांतरण जो है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? उपकला ऊतक पाया जाता है। उपकला ऊतक का विद्यार्थियों कार्य क्या है? उपकला ऊतक मैंने बताया त्वचा में पाया जाता है, और त्वचा क्या करती है? हमारे शरीर को सेफ्टी प्रदान करती है। तो उपकला ऊतक का कार्य है यह जो सुरक्षात्मक स्तर का निर्माण करती है। उपकला ऊतक के द्वारा जो सुरक्षात्मक स्तर का निर्माण किया जाता है। सुरक्षात्मक स्तर का निर्माण किस ऊतक में होता है? उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। उपकला ऊतक में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है? क्षमता। रीजनरेशन सर्वाधिक किस ऊतक में पाया जाता है? उपकला ऊतक। तो ये हमने जो बात की थी, ये बात किसके बारे में थी? ये बात थी उपकला ऊतक के बारे में। वापिस देखो, भ्रूणीय परिवर्तन के समय बनने वाला पहला ऊतक शरीर के बाहर का 10% बनाता है। उत्पत्ति एक्टोडर्म से भी होती है, मेसोडर्म से भी होती है, एंडोडर्म से भी होती है। जहां पर भी वाहिकाएं या नलिकाएं और त्वचा के रूपांतरण हो, वहां उपकला ऊतक होगा, और इसका कार्य होगा सुरक्षात्मक स्तर का निर्माण, और इसमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। उपकला ऊतक के बाद में नंबर 2 पर बात करें, उस ऊतक का नाम होता है संयोजी ऊतक। क्या नाम है? संयोजी ऊतक। इसका नाम संयोजी ऊतक क्यों पड़ा अभी समझाऊंगा मैं। और संयोजी ऊतक में आपको ध्यान रखना है, सबसे बाहर स्किन में कौन सा ऊतक है? उपकला ऊतक। आप जैसे स्किन को हटाओगे ब्लड आएगा, और ब्लड में कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। हड्डियां आएगी, अस्थियां आएगी, अस्थियों में कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। जो मध्य भाग है, और संयोजी ऊतक जो है, इस संयोजी ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। किस स्तर से होती है? मेसोडर्म से। उपकला ऊतक में आपने देखा एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से होती है, लेकिन संयोजी ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म से। ये शरीर के बाहर का 30% हिस्सा बनाता है। उपकला ऊतक में आपने देखा शरीर के बाहर का 10%, ये शरीर के बाहर का 30% हिस्सा बनाने का कार्य करता है। और विद्यार्थियों, कार्य के आधार पर देखें, इसका नाम जो संयोजी ऊतक क्यों पड़ा? तो ये संरचनाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये संरचनाओं को आपस में क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है।
बात आती है गुरुजी संरचनाओं को आपस में जोड़ने से क्या मतलब है, अभी बताते हैं। और यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये संरचनाओं को आपस में जोड़ने की बात करें तो बेटा अस्थि को अस्थि से जोड़ना, हड्डी को हड्डी से जोड़ना, ये बोन को बोन से जोड़ना, और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक होता है उसका नाम होता है लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक है उस संयोजी ऊतक का नाम क्या है, लिगामेंट, या लिगामेंट को ही हम कहते हैं स्नायु। तो दो हड्डियों को, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उसका नाम क्या है, लिगामेंट, स्नायु। और जब लिगामेंट में, स्नायु में, हिंदी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंग्लिश का ज्ञान रखना, जब स्नायु में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है तो मोच उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, मोच। तो अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। और अस्थि को विद्यार्थियों पेशी से कौन जोड़ता है, तो अस्थि को पेशी से जोड़ता है कंडरा या टेंडन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछे कि संयोजी ऊतक का क्या कार्य है, तो ये विभिन्न संरचनाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट या स्नायु, और अस्थि को पेशी से कौन जोड़ता है, कंडरा या टेंडन। अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम करता है, उसका नाम क्या होता है, कंडरा या टेंडन। और उसके बाद में नेक्स्ट चलें तो अगला कार्य हम संयोजी ऊतक का देखें तो यह हमारे शरीर को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। विद्यार्थियों जो ये संयोजी ऊतक जो है वो शरीर को क्या प्रदान करता है, सहारा। शरीर को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। गुरुजी शरीर को सहारा कैसे प्रदान करता है, बिल्कुल संयोजी ऊतक का अंदर एक प्रकार होता है कंकालीय संयोजी ऊतक। प्रकार क्या होता है, कंकालीय संयोजी ऊतक। और कंकालीय संयोजी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, एक होती है अस्थि, एक होती है उपास्थि। अस्थि को कहते हैं बोन्स, उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज। तो ये शरीर को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, और शरीर को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है कंकालीय संयोजी ऊतक, अस्थि और उपास्थि। अस्थि और उपास्थि जो है वो हमारे शरीर के स्केलेटन, कंकाल का निर्माण करती है। और हमारे शरीर को सहारा कौन प्रदान कर रहा है, भाई कंकाल ही तो कर रहा है, हड्डियां ही तो कर रही है। हड्डियां हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान कर रही है। हड्डियां नहीं होती तो हमारे शरीर में कुछ अस्तित्व ही नहीं होता। तो शरीर को सहारा प्रदान करने का कार्य भी ऊतक करता है, संयोजी ऊतक। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, पदार्थों का परिवहन। अगला जो कार्य देखें वो संयोजी ऊतक का क्या काम है, पदार्थों का क्या करना, परिवहन करना। और जो पदार्थों के परिवहन करने का कार्य करता है जो तरल संयोजी ऊतक, क्या नाम है, तरल संयोजी ऊतक। और जो तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त और लसिका। उदाहरण कौन है, रक्त और लसिका, लिम्फ। जो रक्त है ये रक्त ज्ञान रखना संयोजी ऊतक, लेकिन संयोजी ऊतक में कैसा है, तरल संयोजी ऊतक। और रक्त के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन किया जाता है। रक्त के द्वारा हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थों का परिवहन होता है, रक्त के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता है। रक्त का एक घटक होती है आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के द्वारा O2 व CO2 का परिवहन होता है। और हीमोग्लोबिन के एक अणु द्वारा ऑक्सीजन के 4 अणुओं का क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। ध्यान रखना, एक Hb जो होता है, जो 4O2 या 4 ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करता है, परिवहन करता है। तो संयोजी ऊतक उत्पत्ति किससे होती है, मेसोडर्म से। ये शरीर के बाहर का 30% हिस्सा बनाता है। ये संरचनाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट, अस्थि को पेशी से जोड़ता है कंडरा या टेंडन। ये शरीर को सहारा प्रदान करता है। इसका उदाहरण है कंकालीय संयोजी ऊतक, जिसमें 2 आती है, अस्थि और उपास्थि।
अस्थि कठोर होती है। अस्थि कठोर क्यों होती है? क्योंकि अस्थि में ओशीन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थि लचीली होती है। उपास्थि में जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है और उपास्थि लचीली होती है, इसलिए कहाँ पर पाई जाती है? हमारे जो कर्ण पल्लव में पाई जाती है, नाक के अगले हिस्से में पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है और इसके द्वारा पदार्थों का परिवहन किया जाता है। इसका उदाहरण है रक्त। रक्त जो तरल संयोजी ऊतक है और रक्त के द्वारा O2, CO2 जो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थों और उत्सर्जी पदार्थों का क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। तो ये हमने इसके बारे में सिंपल संरचना बात के बारे में पढ़ा। क्या क्या ये नॉर्मल बातें कि इतना तो आना ही चाहिए, फिर डिटेल से और हम देखेंगे। और संयोजी ऊतक के बाद में जो नंबर 3 पर है वो है जो पेशीय ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यू। जो अगला भाग है, अगले भाग का नाम क्या है बेटा? पेशीय ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यू। पेशीय ऊतक की बात करें तो इसकी भी उत्पत्ति किससे होती है? तो पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। जो पेशीय ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू, इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म से। और ये शरीर के बाहर का 50% हिस्सा बनाता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? पेशीय ऊतक। और आपको ज्ञान रखना है विद्यार्थियों, शरीर के अंदर 639 पेशियां, मसल्स पाई जाती है। तो शरीर के बाहर का कितना बनाता है? 50% हिस्सा बनाता है। अब बात आती है पेशीय ऊतक का कार्य क्या है? तो जो पेशीय ऊतक के कारण ही हमारे शरीर में संकुचन होता है या संकुचनशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संकुचनशीलता। और जो पेशीय ऊतक के कारण ही हमारे शरीर के अंदर या बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में गतिशीलता होती है, मूवमेंट होती है। अगर ये पेशीय ऊतक नहीं होता तो मैं हाथ को यूं घुमा नहीं सकता, फिर मुझे लिखना होता है हाथ को यूं घुमा के लिखना पड़ता। हमारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर जो गति हो रही है, हम विद्यार्थी चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, विद्यार्थी बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट हो रहा है, संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन सा ऊतक है? पेशीय ऊतक। और उसका कारण है संकुचनशीलता क्यों होती है? क्योंकि पेशीय ऊतकों में एक संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है 2। और संकुचनशील प्रोटीन जो होती है उनका नाम होता है एक्टिन और मायोसिन। क्या नाम होता है? एक्टिन और मायोसिन। और जो एक्टिन और मायोसिन के कारण ही इनमें क्या होता है? संकुचन होता है, गतिशीलता पाई जाती है। यह बात विशेष रूप से आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी। इस पेशीय ऊतक के बारे में हम देखें तो इसके 3 प्रकार हैं, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक होती है रेखित पेशी, एक होती है अरेखित पेशी और एक होती है हृदयी पेशियां। और जो हृदयी पेशियों में ध्यान रखना है कि हृदयी पेशियां शारीरिक रूप से तो रेखित होती है और विद्यार्थियों क्रियात्मक रूप से हृदयी पेशियां अनैच्छिक होती है। हृदयी पेशियां शारीरिक रूप से तो कैसी होती है? रेखित। और क्रियात्मक रूप से क्या होती है? अनैच्छिक। हृदय के अंदर ऐसे नोड पाया जाता है, पेसमेकर कहते हैं, हृदय का हृदय कहते हैं ऐसे नोड को, हृदय का गति निर्धारक कहते हैं। हृदय में लगातार संकुचन और शिथिलन होता रहता है, हृदय में लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है, क्योंकि इसलिए शारीरिक रूप से रेखित है। लेकिन हृदय के ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। अनैच्छिक का मतलब जिसके ऊपर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं हो। क्या हम हृदय को अपने मन से स्टार्ट कर सकते हैं? मन से रोक सकते हैं? हार्ट बीट को कोई रोक के दिखाए और हार्ट बीट रुक गई, हम खुद रुक जाएंगे। ऐसा थोड़ी कोई स्विच है चालू किया और हार्ट बीट स्टार्ट हो गई। नो मेरे मित्रों, नो। तो ज्ञान रखना है, हृदय पेशियां शारीरिक रूप से रेखित और क्रियात्मक रूप से क्या होती है? अनैच्छिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा है पटवार में। और लास्ट जो प्रकार आता है इसका, उसका नाम है तंत्रिका ऊतक। और ये हम पढ़ चुके हैं तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन के, क्योंकि हमारा एक चैप्टर पढ़ा हमने पूरा तंत्रिका, तंत्र नियंत्रण और समन्वय। हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा वो इसी से रिलेटेड था।
और आपको ध्यान रखना है जो तंत्रिका ऊतक है, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इसका उद्भवन किससे होता है? तो तंत्रिका ऊतक का उद्भवन होता है भ्रूण के एक्टोडर्म स्तर से। उद्भवन कहां से होता है? तो उद्भवन होता है भ्रूण के एक्टोडर्म से। यह शरीर के भार का 10% बनाता है। इस शरीर के भार का कितना हिस्सा बनाता है? 10% हिस्सा। और ज्ञान रखना है कि तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका कोशिका, और इसी तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम है न्यूरॉन। ध्यान रखना है, तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? तंत्रिका कोशिका, और इसी तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन है। और तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिका में विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। चाहे आप नर्व सेल कह दो, न्यूरॉन कह दो, इनमें विभाजन के गुण नहीं पाया जाता है। विभाजन का गुण क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इनमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम या तारक इकाई क्या होता है? अब्सेंट होता है। और इसके अलावा बात करें तो इसमें सबसे कम पुनरुद्भवन पाया जाता है, या मैं यूं कह सकता हूं जब पाया ही नहीं जाता। सबसे कम पुनरुद्भवन किसमें पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक। तो देखिएगा इसका उद्भवन किससे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, भ्रूण के एक्टोडर्म से। ये शरीर के बाहर का कितना हिस्सा बनाता है? 10%। इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इनमें विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है क्योंकि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम क्या होता है? अब्सेंट होता है। और इनमें सबसे कम क्या पाया जाता है? पुनरुद्भवन पाया जाता है। सबसे कम रीजनरेशन पुनरुद्भवन जो है वो किस में पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक में पाया जाता है। और तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? इसके माध्यम से आवेगों का, इंपल्स का, सूचनाओं का, इसके माध्यम से आवेगों का, इंपल्स का, सूचनाओं का संचरण किया जाता है। और ये जो सूचनाओं के संचरण के माध्यम से शरीर के जो दूसरे सिस्टम है, दूसरे तंत्र है, जो मांसपेशियां हैं, उनको क्या करती है? उत्तेजित करती है। तो इस प्रकार से आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा ऊतक, ऊतक की परिभाषा, ऊतक का इतिहास, ऊतक के प्रकार, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, पादप ऊतक का वर्गीकरण, जंतु ऊतक का वर्गीकरण। अब हम ऊतक में कुछ विशेष प्रश्नों की बात करते हैं कि ऊतक में हमें किस किस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ऊतक में एक तो आपको ध्यान रखना है कि स्थिति के आधार पर जो आपने पादप ऊतक पढ़े, पादप ऊतक का प्रकार था विभज्योत की ऊतक पढ़े, स्थिति के आधार पर शीर्षस्थ विभज्योत की ऊतक, पार्श्व विभज्योत की ऊतक और अंतर्वेशी विभज्योत की ऊतक। उसमें आपको ध्यान रखना है जो पार्श्व विभज्योत की ऊतक है, पार्श्व विभज्योत की जो ऊतक है, इस पार्श्व विभज्योत की ऊतक का उदाहरण होता है जो कैम्बियम। और जो पार्श्व विभज्योत की ऊतक या जगह कैम्बियम के कारण पादप की परिधि या मोटाई में वृद्धि होती है। और पादप की जो परिधि या मोटाई में वृद्धि होती है उस वृद्धि को कहा जाता है द्वितीयक वृद्धि। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन है? वो होता है पार्श्व विभज्योत की ऊतक, सेकेंडरी ग्रोथ। और द्वितीयक वृद्धि जो होती है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। एक तो ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर परीक्षाओं के अंदर, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। फिर उसके बाद में हम जो लचकमयी दृढ़ता वगैरह, तो जब अपन डिटेल से बात करेंगे तब वो पूछा भी जाता है लचकमयी दृढ़ता कौन प्रदान करता है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे।
उसके बाद में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब जानते हो, या जल और जो खनिज लवण जो है इनका स्थानांतरण कौन सा ऊतक करता है, उस ऊतक का नाम है जाइलम। भोजन का स्थानांतरण कौन सा ऊतक करता है, तो भोजन का स्थानांतरण जो करता है उसका नाम है फ्लोएम। और जो फ्लोएम का एक भाग होता है जिसका नाम विद्यार्थियों चालनी नलिका सीव ट्यूब्स, और जो इसका भाग है विद्यार्थियों चालनी नलिका, इस चालनी नलिका की क्या खासियत है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अलावा जंतु ऊतक की बात करें तो आपसे सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है। तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से। या शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ऐसी कौन सी कोशिका है शरीर की जिसमें विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। विभाजन का गुण किसमें नहीं पाया जाता, तंत्रिका कोशिका। इसमें सबसे कम क्या पाया जाता है, पुनरुद्भवन पाया जाता है। उपकला ऊतक में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है आज से आज तक अंडवाहिनी का, कि अंडवाहिनी या जो फेलोपियन ट्यूब के बारे में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो ध्यान रखना है अंडवाहिनी और एक होती है श्वास नली। अंडवाहिनी और जो श्वास नली है इनमें पाया जाता है पक्षमाप स्तरित उपकला ऊतक या पक्षमाप उपकला ऊतक या सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अंडवाहिनी में भी सीलिया पाए जाते हैं, श्वास नली के अंदर भी सीलिया पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है। अंडवाहिनी या श्वास नली के अंदर पक्षमाप स्तरित उपकला ऊतक पाया जाता है, सिलिएटेड स्ट्रेफाइड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ये जहां पर भी आपको त्वचा के रूपांतरण, त्वचा नलिकाएं दिखाई दे, वहां पर उपकला ऊतक ही होगा। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाता है यार रक्त के बारे में, तो रक्त कैसा ऊतक है। रक्त विद्यार्थियों तरल संयोजी ऊतक है। या संयोजी ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है, तो मेसोडर्म से होती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कंडरा या टेंडोन का। तो ध्यान रखना दो चीजें होती है, एक होता है लिगामेंट, और जो लिगामेंट होता है ये अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है, और एक है कंडरा या टेंडन। विद्यार्थियों कंडरा या टेंडन जो है ये अस्थि को पेशी से जोड़ता है। ये लास्ट में समरी कर रहा हूं मैं पूरे की। ये कंडरा या टेंडन जो होता है वो अस्थि को जो पेशी से जोड़ने का काम करता है, और अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। तो ये क्वेश्चन, इसके अलावा एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है हृदय पेशियों का। जो हृदय पेशियां जो होती है, ध्यान रखना है हृदय पेशियां शारीरिक रूप से तो रेखित होती है, क्रियात्मक रूप से अनैच्छिक होती है। तो ऑप्शन में रेखित कोमा अनैच्छिक करना है आपको। जो रेखित रेखित या पहले अनैच्छिक आ जाए तो भी नहीं, क्योंकि पहले एनाटोमी होती है फिर फिजियोलॉजी होती है। तो हृदय पेशियां कैसी होती है, रेखित कोमा क्या होती है, अनैच्छिक होती है। आपको ज्ञान रखना है हृदय पेशियां जो होती है वो कैसी होती है, रेखित, और रेखित के अलावा अनैच्छिक। या रेखित क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक्टिन और मायोसिन जो है वो तंतु पाए जाते हैं, और एक्टिन मायोसिन तंतु के कारण ही उनके अंदर क्या होता है, संकोचन पाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछे कि वे विद्यार्थियों कौन सा ऊतक है जो पादपों को लचीलापन प्रदान करता है, उसके बारे में बात करेंगे। वे कौन सा ऊतक है जो पादपों को लचीलापन प्रदान करता है, या मैं कह सकता हूं विद्यार्थियों बिना टूटे लचीलापन प्रदान करता है। तो जो पादपों को लचीलापन प्रदान करने का काम करता है स्थूल कोणोतक। नाम क्या होता है, स्थूल कोणोतक, जो पादपों में लचीलापन प्रदान करता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि जो प्लांट टिश्यू के वर्गीकरण में विभज्योत ऊतक क्या है, स्थायी ऊतक क्या है, उन सब के बारे में। लेकिन इन प्रश्नों को, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इनको थोड़ा सा ढंग से देख लेना। इनसे ज्यादा प्रश्न मैं ये नहीं कहता कि इनमें से आएंगे, लेकिन अक्सर इन्हीं में से पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना दोस्त सुनील विश्नोई मिलता रहेगा आपसे क्लासेस के दौरान। जय हिंद।